सामान्य बच्चे को देने के लिए हम सामान्य तौर पर एक शिक्षा देते हैं, मगर विशेष बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष। हर बच्चा खास होता है, बस हमें उसकी ताकत को पहचानने का नजरिया चाहिए। और ऐसे ही दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन देती है नीव सेवा संस्थान। आज हमारे साथ उनके फाउंडर ऋचा बल्लभ जी मौजूद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकहित क्रांति न्यूज में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो शायद बहुत कम लोग उस मुद्दे पे बात करना पसंद करते हैं। दिव्यांग एक अपने आप में आधा अंग, जो कि बहुत ही इमोशनल वर्ड्स है। और ऋचा बल्लभ जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक ऐसी सेवा संस्थान चलाती हैं जहाँ पे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को पूर्ति मिलती है। तो मैम, आप बताइए, आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? आपने इस बारे में कैसे सोचा? सबसे पहले थैंक यू सो मच खुशी और लोकहित क्रांति कि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। ये थॉट जो मेरे दिमाग में आया बहुत पहले की बात है कि कुछ दिव्यांग बच्चों को मैं सबसे पहले एक शिक्षिका रही हूँ, तो जिस संस्थान से मैं जुड़ी हुई थी उन्हीं के यहाँ एक कैंपस था जहाँ पर हमारे मुख्य बधिर जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करते थे। जब भी मैं उन बच्चों को वहाँ से गुजरता हुआ देखती थी और जो हमारे नॉर्मल स्कूल के बच्चे हुआ करते थे तो वो एकदम से बच्चों को इग्नोर किया करते थे, कोई कनेक्शन नहीं कभी भी दिखता था उन बच्चों में। तब मैंने धीरे धीरे उन बच्चों के साथ मिलना जुलना शुरू किया। अपने नॉर्मल स्कूल से कुछ एक्टिविटीज़, वीकली 2 एक्टिविटीज़ प्लान करी उन स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ में, जिनको हम हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते। तो जब वो धीरे धीरे हम उनके साथ तालमेल बढ़ने लगा, हम मिलने लगे, तब पता चला कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों या जितने भी हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको अपनी पहचान के लिए कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरी शिक्षित होना, मेरे पास मुझे अपना, वरना मैं आई हूँ और चली जाऊँगी, सिर्फ कमाऊँगी और खाऊँगी, इतना नहीं होना चाहिए जीवन का सार। तो हमने जब उनकी परेशानियों को देखा और हमने उस पर काम करना शुरू करा, और जब उन बच्चों की सबसे पहली आवश्यकता होती है, जैसे हमारी पहचान हमारे आधार कार्ड से होती है, जैसे दिव्यांग बच्चों की पहचान उनके यूडीआईडी कार्ड से होती है। और मुझे पता चला कि उनका यूडीआईडी कार्ड बनना ही कितनी बड़ी जंग है। देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी कि यूडीआईडी कार्ड बनवाना ही बनवाना है। और वो तब से यूडीआईडी कार्ड का बनना और आज तक की जर्नी है कि संस्था द्वारा करीबन मुझे लगता है 10,000 प्लस दिव्यांगजनों को हम लोग सरकारी योजनाओं से जोड़ चुके हैं, शिक्षित कर रहे हैं। और मेरे साथ ये छोटी सी संस्था आज एक बहुत अच्छा काम करने में निपुण हो पाई है। मैम, आपके स्कूल्स भी हैं इस संस्थान से जुड़े? बिल्कुल। तो नाम उनका बताएंगे आप? हाँ, हमारे 2 स्कूल रन हो रहे हैं, जिनमें गाजियाबाद में जो स्थित है उसका नाम है देव भागीरथी लर्निंग सेंटर, जहाँ पर हर तरीके के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। उनके आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनसे उनको प्रतिभूत कराया जाता है। और दूसरा हमारा सेंटर है जो हमने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो साधोपुर एक गांव है, वहाँ पर शुरू किया है, क्योंकि हमें पता चला कि साधोपुर गांव के आसपास बहुत दिव्यांग बच्चे हैं जिनको शहर आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सेंटर की शुरुआत हमने वहाँ पर करी। मैम, किस टाइप की शिक्षा आप देते हैं? मतलब जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, या फिर जो मोरल वैल्यूज होती हैं वो भी, या उनके जो डेली हैबिट्स होते हैं उनकी शिक्षा, किस मतलब बेसिकली कौन सी शिक्षा मिलती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। शिक्षा का जो एक रूप होता है ना, एक सामान्य बच्चे को देने के लिए हम सामान्य तौर पर एक शिक्षा देते हैं, मगर विशेष बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष रूप ही धारण किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहली आवश्यकता है बच्चे को समाज में कैसे रहना है। जब वो 4 दीवारों के बीच रहता है और वो नॉर्मल से अलग है, तो समाज को उसे ग्रहण करने में और उसको समाज के साथ आने में बहुत मुश्किलें होती हैं। तो सबसे पहली हमारी ड्यूटी बनती है हम बच्चे को उस एनवायरनमेंट से मिलवाएं जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। तो हम वहाँ से बच्चों का ये प्रक्रिया जो है शुरू करते हैं। एंड देन फिर जैसे एकेडमिक पर हम लोग आते हैं, उनको उनका शब्दों का ज्ञान कराना, उस पर आते हैं। एंड देन फिर हम स्किल ट्रेनिंग की तरफ बच्चों को अग्रसर करते हैं, जो जिसमें काम कर सकता है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हर कोई आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। देन फिर हम बच्चों को, अगर मुझे कोई बच्चा लगता है कि बहुत अच्छा नृत्य कर सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नृत्य की तरफ ही एक अच्छी उसको ट्रेनिंग दिला सके, जिसमें वो अपना आपको उसमें खड़ा कर सके, 2 पैसे कमाने के लायक हो जाए।
अगर बच्चे हमारे यहाँ स्टिचिंग अच्छा करने लगते हैं, हम हफ्ते में 2 दिन वोकेशनल का ही रखते हैं जिसमें बच्चों के यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ 14-14 साल की लड़कियां हैं जो सूट सिलने में निपुण हो गई हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है मनीष मल्होत्रा जैसे फैशन डिज़ाइनर हमारे यहाँ से बनकर आए। मैम, जो आप उनको ट्रेनिंग देती हैं तो उसका रिजल्ट भी कभी निकला है आज तक? अब 11 साल हो गए आपकी एनजीओ को, तो एक आधा कोई रिजल्ट निकला हो उस चीज़? हमारे जो स्कूल्स रन हुए हैं वो पिछले 2-3 साल से हमारे स्कूल्स रन हो रहे हैं, और उससे पहले और जब से बल्कि स्कूल रन हुए जब से हैं तब से हमारे गाजियाबाद के जितने कल्चर इवेंट होते हैं, मोस्टली कल्चर इवेंट में हमारे संस्था के बच्चे प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहते हैं। खेल कूद में बच्चे आगे आ रहे हैं। आज का ही दिन है, आज हिंदी भवन में इतना बड़ा कार्यक्रम था, घर घर झंडा का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हमारे 18 बच्चों ने इतने बड़े स्टेज पर सारे जहां से अच्छा साइन लैंग्वेज में गा के बताया और देश के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, जैसे एनजीओ है और आपके स्कूल्स भी हैं तो उनमें ऑब्वियसली स्टाफ आप रखते होंगे, तो उनकी हायरिंग के टाइम पे आप स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं या फिर आप ऐसे लोगों को ही हायर करते हैं जो इस चीज़ से यूज्ड टू होते हो? जी, जब भी स्पेशल स्कूल्स में टीचर्स की हायरिंग होती है तो उनकी स्पेशल एजुकेशन होती है। उनकी जो डिग्री है, एक नॉर्मल शिक्षक के लिए बीएड होना अनिवार्य है और स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल बीएड होना आवश्यक है। ठीक है, तो हम स्पेशल बीएड जो हमारे ट्रेन टीचर्स हैं हम उनको हायर करते हैं, बट डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन का स्ट्रांग होना, मन को शिक्षित होना। तो जब हम हायरिंग करते हैं हम अपने यहाँ पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि यहाँ पर जो काम करना है वो मन से करना है, आपको किसी की नींव को आधार देना है, आधार से अधिकार दिलाना है। तो वहाँ पर सबसे पहली हमारी आवश्यकता यही होती है कि वो प्योर मन से यहाँ पर काम करे, और वैसे ही हम लोग हायर करते हैं। और आज बहुत ही प्यारी टीम हमारी इसलिए काम कर रही है। कभी आपने ये फेस किया है जैसे जो विशेष बच्चे होते हैं उनसे नॉर्मल पर्सन थोड़ा सा लेट कनेक्ट करता है, आपके स्टाफ ने या आपके फैमिली मेंबर्स ने उनके साथ कभी ऐसे मिसबिहेव किया हो कि या फिर कभी इरिटेटिव हुए, क्योंकि वो तो जल्दी आपसे नहीं कह पाएंगे, बट आपने कभी ये चीज़ फेस किया हो? भगवान की कृपा से ऐसा दिन मुझे कभी भी देखने को नहीं मिला। और परिवार तो बहुत मतलब अगर परिवार का इतना सपोर्ट नहीं होता तो इतनी लंबी जर्नी में तय नहीं कर पाती। परिवार तो खुद उनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए मुझे इतना कुछ करने के लिए इतनी मैं फ्रीली ये सब काम कर पाती हूँ। और दूसरा जो मेरा स्टाफ है, मैंने अभी आपको लास्ट प्रश्न में इसका आंसर दिया था कि जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं वो उस काम को एक पूजा की तरह करते हैं, वो सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते। तो व्यवहार का तो कहीं से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उन पौधों को रोपने आ रहे हैं जो खुद ही अभी थोड़ा कमजोर स्थिति में है। तो हमारे यहाँ कभी भी दुर्व्यवहार वाला कभी स्थिति नहीं आती, मगर समाज को उनसे स्वीकार करने में समय लगता है। और हमारी यही बहुत बड़ी एक प्रयास है कि हम दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में ला सके, हर एक सामान्य व्यक्ति उनसे सीधे तौर पर कनेक्ट कर सके। मैम, जो उनकी फैमिलीज आती हैं आपके पास और एडमिशन्स वगैरह के लिए, तो कभी आपने उस चीज से फेस किया है कि जो बच्चा है वो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है? मतलब कई बार ऐसा होता है कि 2 बच्चे हैं, एक डिसेबल्ड है और एक बहुत अच्छा है, हाँ नॉर्मल है, तो नॉर्मल बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है या फिर जो डिसेबल है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है? समाज में कई तरीके की परेशानियां आती हैं, और ये सिर्फ एक विशेष बच्चे के साथ नहीं, सामान्य बच्चों के साथ में भी होता है। अगर घर में 2 से अधिक बच्चे हैं तो एक को ज़्यादा स्नेह मिला, एक को कम मिला, ये भावनाएं जागृत होती हैं। हर चीज़ का एक समाधान होता है। जिस तरीके की हमारे सामने परिस्थिति आती है उसी तरीके का हर चीज का एक काउंसलिंग सेशंस होते हैं। तो अगर बच्चे को उस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं, पेरेंट्स को काउंसलिंग सेशन दिए जाते हैं, और उनको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि वो बच्चा कितना विशेष है। अगर उसमें वो जन्म लिया है, कोई एक अंग अगर लेकर नहीं आया, बट उसके अलावा उसकी जो इंद्रियां हैं वो हमसे ज्यादा काम कर रही हैं। तो मतलब आपके सेशन के बाद फैमिली में कुछ इम्पैक्ट पड़ा उस चीज का? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा। जहाँ पर पेरेंट्स रोज बच्चों को स्कूल भेजना, दिव्यांग बच्चों को पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उनको लगता था कि एक नॉर्मल बच्चे आजकल पढ़ के नहीं कर पा रहा, तो दिव्यांग बच्चा क्या ही कर लेगा, हम उस पे कैसे हम उसको भेजें, उतना टाइम लगाएं। देन धीरे धीरे आज जब बच्चा घर पे एक वो सर्टिफिकेट लेकर आता है, आज जब गाजियाबाद प्रशासन द्वारा बच्चों को हिंदी भवन में इतने बड़े स्टेज पर सम्मान दिया गया,
ट्रॉफी दी गई, तो वो सम्मान पेरेंट्स की आंखों में दिखाई देता है। आज पेरेंट्स खुद वहाँ आते हैं लेकर, तो ये धीरे धीरे चेंज अपना उनको क्योंकि दिखने लगता है कि हाँ हमारे बच्चे तो इतना कुछ कर सकते हैं, तो स्कूल आना उनके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैम, आपके स्कूल्स के अलावा भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? यस, हम लोग सिर्फ स्कूल पर ही काम नहीं कर रहे, हम दिव्यांगजन के सार्वभौमिक विकास पर काम कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कार्य करते हैं। उनका प्रथम जो हमारा UDID कार्ड से लेकर उनका हेल्थ है, उनका जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एंड देन हम पैरा गेम्स को भी सपोर्ट करते हैं। मैं यूपी व्हीलचेयर एसोसिएशन की भी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो क्रिकेट को भी हम लोग अभी अपकमिंग क्रिकेट और इसको ही लेते हुए, गेम्स को लेते हुए 29 अगस्त को हम लोग एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें गाजियाबाद के जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे और आसपास गांव के जितने स्पेशल बच्चे हैं, वो लोग 29 अगस्त को जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, वहाँ पर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर ये सभी बच्चे वहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। आई थिंक 150 के करीबन बच्चों का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस स्पोर्ट्स मीट में आने वाले हैं। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा। मैम, एजुकेशन मतलब टीचिंग के टाइम पे या उनके नॉर्मल एक्टिविटीज के टाइम पे कभी ऐसे एग्रेसिवनेस उनमें दिखती होगी, तो उससे आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि हम नॉर्मल इंसान पे तो हम चिल्ला सकते हैं, बट उन पे तो हम नहीं कर सकते, तो उनके एग्रेशन को आप कैसे कंट्रोल करती हैं? एग्रेशन को कम करने के लिए बहुत सारी वहाँ पर इस तरीके की TLMs यूज़ की जाती हैं, काउंसलिंग की जाती है, बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स को इस तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि अगर एग्रेशन बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें पता है कि हमारे पास बच्चा रेगुलर उसमें है, तो उसको किस तरीके से कूल डाउन करना है। उसको कोई गेम के थ्रू आप उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक के थ्रू कर सकते हैं, कोई बहुत माइल्ड म्यूज़िक चलाया जाए, उससे बच्चों का ध्यान जो है वो जो हमारा इतनी उत्तेजना उनके अंदर आती है उसको कम किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ होती हैं, उसके द्वारा किया जाता है। हमारे सेंटर पर जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो बच्चों को कई तरीके की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अभी आपने पिछले वर्ड में बोला था TLM, सॉरी, तो मैम उसका क्या मतलब होता है? TLMs जो होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकें बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर मुझे आपको एक रेड बॉल के बारे में ही बताना है, तो मैं आपको वर्बली बताऊंगी, तो आप एप्पल के बारे में बताऊंगी तो आपको उतना उस चीज को समझ नहीं आएगा। तो टीचर एक उसको एप्पल को बहुत अच्छे ढंग से एक पेपर पे ड्रॉ करेगी 3D शेप में, एंड उस पर थोड़ा कार्टून शक्ल वगैरह लगा देंगे, एंड देन बच्चे को उसके बारे में समझाएंगे, तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा। तो वो TLM के द्वारा जो हमारे बौद्धिक क्षमता जिन बच्चों में कम होती है, उनके अध्ययन में बहुत ही सुगमता रहती है। अच्छा, तो मैम लास्ट क्वेश्चन, आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ कमेंट देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। बहुत प्यारी सी 2 पंक्तियां हैं अटल जी की, जो मैं अक्सर सुनती हूँ। और माना अगम अगाध सिंधु है, मुश्किलों का पार नहीं है, पर डूबना मझधारों में कश्ती को स्वीकार नहीं है। ये भी कुछ ऐसी ही कश्तियां हैं जो आपकी मेन सोसाइटी में आना चाहती हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमारा ये जो दिव्यांगजन, जिनको मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजन का नाम दिया है, उनकी अपनी एक पहचान है, उसको स्वीकारें। हमें सबको मिलकर दिव्यांगजन को मुख्य धारा में लाना है। इसी के साथ नीव शक्ति संस्था आप सबका आभार व्यक्त करती है कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। दिव्यांगता किसी की पहचान नहीं, बल्कि किसी की अनोखी क्षमता की कहानी है। इसी के साथ देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज, फिर मिलेंगे।